हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला से जिसका स्ट्रगल हमने सुना तो बहुत है, पढ़ा भी बहुत है। तो आज हम उनसे बात करके जानना चाहेंगे कि उन्होंने ये सब कैसे किया। और ये बात करना और चर्चा करना इस वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हमें समझना है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे है आज, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे जब हम महिलाओं से बात करने निकलते हैं तो उनके इश्यूज क्या है, मतलब जब इन्होंने इतना काम किया अपने अपने फील्ड में, तो ये समझना जरूरी है कि ये कौन सा बदलाव है जो ये महिला है चाहती है, ये समझती है कि ये बदलाव हो सकता है, मुमकिन है। हमने फेमिनिज्म के बारे में बहुत ही पढ़ा है, पर जानते हैं कि हमारे मुंबई में देखते हैं कि ये बदलाव लाने की कोशिश कौन कर रहा है। तो आज हम जिनसे मिल रहे हैं उनका नाम है दुर्गा गुडिलू मैडम, और ये इन्होंने अपने क्षेत्र में वैदू कम्युनिटी के लिए बहुत सारा काम किया है, और अपनी कम्युनिटी में एक बदलाव की जो पहल इन्होंने लाई है वो बहुत ही सराहनीय है। और आज हम उनके स्ट्रगल के बारे में उनसे खुद ही जानेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और मैं आपका वेलकम करती हूँ कि यूनिवर्सल रीच फाउंडेशन की इस पहल से आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी कहानी हमें बताने के लायक समझा, और आप जो समाज में बदलाव हो रहा है उसमें आपने अपनी शुरुआत कैसे की, अपनी कम्युनिटी जो है उसमें आपने क्या कमी देखी जिसमें आपको लगा कि आपको कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। सबसे पहले मैं सभी साथियों को जिंदाबाद बोलती हूँ, और वुमेन्स डे 8 मार्च और वुमेन्स डे की तरफ से आप सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभेच्छा। और हम सभी लोग वुमेन्स डे सेलिब्रेशन करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का एक ही दिन है और उसे हमें अपने तरीके से जीना जरूर चाहिए। जिन्हें कैसे जीना है वो खुद तय करेगा। ऐसे ही मैंने अपनी जिंदगी में भी अपने हिसाब से जीना पसंद किया, और मेरी जिंदगी वैदू कम्युनिटी से जुड़ी है। वैदू कम्युनिटी ये नोमैडिक ट्राइबल्स कम्युनिटी में आता है जो 42 कम्युनिटीज में है। और वैदू कम्युनिटी ये ब्रिटिश काल में इन्होंने अपनी गुलामी, मतलब ब्रिटिशों की गुलामी इन्होंने करने के लिए मना किया, तो ये लोग जंगलों में गए, और ये इनका नाता जड़ी बूटी और पेड़ों से जुड़ा, और इनका नाम इसीलिए वैदू है क्योंकि ये वैद्य बने जंगलों में जाके। तो उसी कम्युनिटी से मैं बिलोंग करती हूँ, और मेरे कम्युनिटी में मेरी सिस्टर जो है वो मेरी बस्ती की फर्स्ट ग्रेजुएट है। और आप समझ ही सकते हैं कि मतलब शिक्षा की कितनी कम परसेंटेज हमारे कम्युनिटी में है। और हम डिजिटल इंडिया और बाकी सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारे जैसे बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जो अभी तक के उसके पार्टिसिपेट ही नहीं हो पाए शिक्षा के। और जब हम दो बहनें पढ़े, और मेरी मम्मी की इच्छा थी कि हम दोनों भी पढ़े, और शायद मुझे भाई रहता तो शायद हम नहीं पढ़ते, क्योंकि मेरा भाई मुझे घर पे ही बिठा देता था। तो मुझे इसीलिए मुझे लगता है कि हम दोनों, मेरी सिस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और अभी मतलब मेरी कम्युनिटी की फर्स्ट इंटरकास्ट मैरिज करके, तो वो अभी शादी करके है, और मैं अभी लॉ करना चाहती हूँ आगे जाके, और मेरा अभी 12th कंप्लीट है। लेकिन ये सब जब मैं कम्युनिटी के साथ थी या मेरे मम्मी पापा के साथ थी, एक चीज हमेशा मुझे लगती थी कि कम्युनिटी में कुछ चीजें गलत हो रही है। जैसे कि कास्ट पंचायत, जिसे हम महाराष्ट्र में जात पंचायत बोलते हैं, महाराष्ट्र में उसके ऊपर एक कायदा भी आया है, जात पंचायत विरोधी कायदा, और ये 2015 में वो कायदा आया। और ये कायदा आने से पहले तो मेरी सिस्टर की जो शादी थी वो बचपन में ही तय हुई थी, और उसने उस लड़के से करने के लिए मना किया, और हमारा जात पंचायत उसके लिए बैठा, और हम लोगों को मतलब बॉयकॉट, मतलब बहिष्कृत बोलते हैं जिससे मराठी में, तो हमें समाज से निकाला गया। और मुझे लगा कि ये सब गलत हो रहा है हमारे साथ, तो मैं सिस्टर का साथ देते हुए और अपनी फैमिली का साथ देते हुए तो हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई। तो जब आपने बताया कि आपके फैमिली का बॉयकॉट किया गया, तो आपकी उम्र उस वक्त कितने साल की थी? मैं तभी 25 साल की थी, और तभी मेरा भी एजुकेशन चालू था। और ये जब जात पंचायत बिठाया गया, एक तो इस जात पंचायत में पुरुष बैठते हैं, और हमारी कम्युनिटी में मतलब अगर जात पंचायत में किसी महिला की परछाई भी पड़ती है तो वो नहा के उस पंचायत में बैठता है। तो ऐसे रूल्स है, उनकी प्रथाएं है जो गलत है। और ये सब देखते हुए मुझे एक अंदर
अंदर से फीलिंग आई कि ये महिलाओं को कम समझना या पुरुष प्रधान रहना, पुरुष मेंटालिटी रहना, तो ये एक मर्दानगी का भाग हो सकता है। तो इसीलिए ये लोग ये सब सिस्टम चलाते हैं और उसमें जो गरीब है और ज्यादातर महिलाओं को मतलब कैसे दबाया जाए ये सिस्टम वो चलाता है। तो मुझे लगता है इसमें जब हम महिलाओं को एक सेकंड क्लास सिटीजन, जिसे जो कॉन्सेप्ट वेस्टर्न से हमने देखा कि आया और फेमिनिज्म की जहाँ से बर्थ हम देखते हुए आते हैं, तो हम समझते हैं कि अभी तो हम एक मॉडर्न इंडिया में जीते हैं। पर जब हम आपसे मिल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये मॉडर्न इंडिया वाकई अब तक नहीं बना है। और जैसे आपने बताया कि आपका जो आपकी सिस्टर की मैरिज जो है बचपन में ही तय कर दी गई थी, ठीक है, और वो भी हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया गया है। एंड मतलब ये घटना कोई हम 30-40 साल 50 साल पहले की नहीं बता रहे हैं, ये बहुत ही रिसेंट है। अगर कोई 30-35 साल की लड़की, आपकी बहन अगर उतने साल की होगी, तो अगर उनकी शादी उस वक्त तय कर दी जा रही है और अगर आज आप चल के सोच रही हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आपने अपना रोल मॉडल किसे माना, आपने किसको देख के सीखा कि नहीं ये कुछ चीजें गलत हो रही है, और ये आपको ये सही और गलत की परख कहाँ से आई? आज जितनी भी महिलाएं पढ़ रही है या मैं यहाँ पे आके बात कर रही हूँ या तो मैम आके बात कर रहे हैं, इसका पूरा क्रेडिट सावित्रीबाई फुले को जाता है। क्योंकि अगर वो उस वक्त महिलाओं को पढ़ाने का अगर वो क्रांति नहीं करते तो शायद आज दुर्गा तैयार नहीं होती या दुर्गा अपने जो समाज में गलत चीजें हो रही है उसको रोक नहीं पाती और वो एजुकेशन नहीं ले पाती। तो ये क्रेडिट सावित्रीबाई फुले, और मैं बचपन से ही फुले शाहू अम्बेडकर इन विचारों को मानने वाली हूँ और उनकी विचारधारा जो है मतलब महामानव डॉक्टर बाबा साहेब ने जो महिलाओं के लिए जो संविधान में मतलब जो मनुवादी लोगों ने महिलाओं को बहुत ही पीछे समझा, उसी वक्त संविधान ने उनको एक जगह दिया और उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए संविधान में महिलाओं का जो जगह बनाया है, तो उस महामानव को मैं सबसे पहले सलाम करती हूँ। और ये सब जो है महिलाओं को फ्रीडम मिला है वो सावित्रीबाई, ज्योतिबा और फुले शाहू अम्बेडकर, इनकी वजह से ही वो मिला है। तो ये सबसे पहले मेरे जिंदगी के रोल मॉडल ये है। और जिस वक्त जात पंचायत का इशू मेरे साथ हो रहा था उस वक्त यही सब लोग दिख रहे थे, क्योंकि इन्होंने भी विद्रोह किया और इनको भी लोगों ने गलत समझा और इनके अगेंस्ट गए, लेकिन ये लोग पीछे नहीं हटे, उसके खिलाफ लड़े। तो मुझे भी मतलब वही लोग दिख रहे थे, मैं भी लड़ूं और यहाँ पे दूसरी दुर्गा खड़ी नहीं होगी। जो लोग जो पुरुष इनको गलत नजर से देख रहे तो दूसरी दुर्गा वहां पे कभी खड़ी ही नहीं होगी। अगर मैं इसमें मेरी जान भी चली जाएगी तो भी चलेगा, लेकिन मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। और उसी के साथ मेरी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि हम उसने सबसे पहले बड़ी क्रांति हम दोनों को पढ़ा के किया और उसके साथ हमारे हर चीज में मतलब हमने जो भी उसको पढ़ाई के अंतर्गत उसको समझाए तो उसने वो सभी चीजों को उन्होंने माना और हमें हमेशा सपोर्ट किया। तो मेरी जिंदगी की रोल मॉडल मेरी माँ भी है, जिन्होंने मुझे तैयार किया, मेरी सिस्टर को तैयार किया और हमें पढ़ाया बहुत मुश्किल समय पे। वो अनपढ़ होते हुए भी वो सभी चीजें उन्होंने हम दोनों के साथ किया। तो आई थिंक ये जो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि आपकी सबसे पहली रोल मॉडल, जैसे हम हमेशा देखते हैं कि पेरेंट्स ही ज्यादातर जब बच्चों के रोल मॉडल्स होते हैं, तो उस वक्त ये जो चीज हम सोसाइटी में एक मेंटालिटी है कि अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो बहुत से बच्चे उनकी बात भी नहीं मानते, बट उस टाइम पे भी आपने अपने पेरेंट्स को समझाया, उनको अपने साथ जोड़ा। मतलब एक तो बात ये है कि एजुकेशन ही आप लिटरेट हो सको ऐसे बोल के आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे देता, समझदारी भी अपने आप में बड़ी चीज है। तो अगर आज भी हम गाँव में जाते हैं देखते हैं तो वहाँ बहुत सी महिलाएं होती है जो अपने आप में कितनी आगे है। तो मुझे लगता है कि एक नोशन जो हमारा है कि पढ़ाई तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो आपको और आपका होराइजन ब्रॉडन करती है, पर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो औरतें इन्होंने अपना जो स्ट्रगल देखा था तो उन्हें लगा कि मेरे बच्चे भी इससे नहीं गुजरने चाहिए, जैसे आपको लगा कि मेरे साथ ये हो गया बट और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो आपकी मम्मी ने भी वैसी जिंदगी गुजारी, कोई उनके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है? मेरी मम्मी मतलब जब हम लोगों को स्कूल में दाखिला कराना था और
और भटके समाज या वैदू कम्युनिटी में होने के नाते हम लोग एक जगह पे स्थिर नहीं थे, अलग अलग जगहों पे स्थलांतरित होते रहते थे और भटकते रहते थे, इसलिए हम लोग उस कम्युनिटी के हैं। मुझे याद है हम लोग का स्कूल का जब दाखिला कराना था म्युनिसिपल स्कूल में, तो हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट भी नहीं थे और हम कब पैदा हुए ये भी उन्हें पता नहीं था। लेकिन मेरी मम्मी ने टीचर और कुछ एनजीओ के साथ, युवा जैसी संस्था है, तभी उन्होंने हमारे साथ काम शुरू किया। तो उनको बोला कि मेरे बच्चे दिवाली में पैदा हुए हैं, तो दिवाली नवंबर और अक्टूबर में आता है, तो वैसे हमारा स्कूल में दाखिला कराया गया। और इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट मम्मी का था और उसने बहुत कोशिश किया कि मेरे दोनों बच्चियां पढ़ाई करें। और एक इंसिडेंस मुझे याद आता है कि वो जो हम सुई विवाह बोलते हैं, बेचते हैं, तो वो वैदू कम्युनिटी की महिलाएं हैं और वो मेरी मम्मी भी बेचती थी। और उसको नीचे गिरे हुए पेंसिल्स या पेन या कुछ भी मिला तो वो उनके मतलब हमारे लिए वो उठा के रखते थे और संभाल, मतलब उनको एक इच्छा थी कि दूसरों को देख के मेरे बच्चे भी पढ़े। और उनको एक समझ थी कि अगर ये पढ़ेंगे तो ये खुद के पैरों पे खड़े रहेंगे, ये किसी पे डिपेंड नहीं होंगे। और उन्होंने वही जो उनके मेंटालिटी में उनका जो सपना था और उन्होंने वो हम दोनों को पढ़ा के पूरा किया। और आज हम दो बहने पढ़े, इसलिए समाज को भी हम लोग वही विचारधारा दे रहे कि आप भी पढ़ो, क्योंकि महामानव डॉक्टर बाबा साहेब बोल के गए हैं कि जो समाज में एजुकेशन नहीं है वो कभी विकसित नहीं हो सकता। जो समाजों में पढ़ाई एजुकेशन हो वही विकसित हो सकता है। जी, और मुझे लगता है ये बात काफी सही है कि जब आप एक पुरुष को पढ़ाते हो तब आप सिर्फ उस पुरुष को पढ़ा रहे हो, पर जब आप एक महिला को पढ़ाते हो तो आप उसके पूरे घर को शिक्षित कर रहे हो। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है कि औरतों ने क्यों पढ़ना चाहिए, महिलाओं ने क्यों आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो साफ ही बात जाहिर है कि जो 50% आपके देश का हिस्सा है उसे तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। पर ये जो फिर आपको क्या लगता है, ये जो कम्युनिटी कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक प्रॉब्लम है? अभी जो मैंने काम शुरू किया, मतलब जो वैदू कम्युनिटी के बच्चे हैं या अदर कम्युनिटी के वडार समाज के वगैरह, एक इनमें एक अलग सी मुझे रिसर्च में पता चला कि ये लड़कियों को जो है वो पढ़ाना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये दूसरे के घर पे जाएगी, इसलिए इनको पढ़ा के हमारा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इनका ध्यान सिर्फ लड़कों पे रहता है। और बहुत सी जगह पे लड़के को इंग्लिश मीडियम में स्कूल डाले या तो लड़की को म्युनिसिपल मराठी स्कूल में डाल दिए। तो ये जो अंतर है वो आज भी इस दौर पे भी चल रहा है और वो बड़े पैमाने पे चल रहा है, वो हर घर में चल रहा है। तो हमें ये जो समानता की जब हम बात करते हैं, ये अंतर हमें मिटाना चाहिए और समान अधिकार ही देना चाहिए। और मैंने जहाँ तक देखा है, जब लड़कियां पढ़ती है वो पूरा घर पढ़ता है, जैसे आपने बोला, और वो घर पढ़ता है तो पूरा समाज पढ़ता है। सही कहा। एंड बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जब बुक लिखी और जब उनकी ये कहानी सबको पता चली कि कास्ट क्यों नहीं होना चाहिए, तो फिर मुझे लगता है कि हमारा समाज आप जैसे लोगों से ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। एंड बहुत से लोग जब आपके साथ जुड़ते हैं तो ये बदलाव होता है। बट जहाँ पे बात आती है अपना करियर और पर्सनल लाइफ को संभालने में, तो आपने कभी कोई दिक्कत फेस की है क्या इस दौरान? मेरी पर्सनल लाइफ में अभी और एजुकेशन करना चाहती हूँ और मेरा 12th अभी हुआ है और आगे मैं लॉ पढ़ना चाहती हूँ, एक प्रोफेशन और प्लस एक लॉ की जानकारी, मतलब मैं अपने कम्युनिटी में और अच्छे से काम कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं कास्ट पंचायत बंद होने के बाद, तो बहुत सारे केसेस आगे आए हैं। तो मैं प्रॉपरली उनको जो कायदे का सलाह बोलते हैं तो मैं उनको दे पाऊँ और वो केसेस अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। और ज्यादातर महिलाओं के केसेस ज्यादा आते हैं, मतलब घर में हिंसा होना, मतलब इस तरीके के, तो इसके लिए मैं और प्रॉपर हो सकती हूँ, इसलिए मैं लॉ की पढ़ाई करना चाहती हूँ। और ये सब होते होते थोड़ा सा मेरे पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि मेरा काफी समय उसमें गया, तो मैं अपना पढ़ाई स्टॉप कर दिया था और मैं अभी आगे पढ़ना चाहती हूँ। और पढ़ाई स्टॉप होता नहीं है, वो हमें कंटिन्यू करना चाहिए और मैं वो कंटिन्यू रखूंगी। और दूसरी बात, प्रोफेशनल लाइफ में अभी फिलहाल मेरी मम्मी कोरोना मई महीने में ही ऑफ हो गई और कोरोना के काल में,
और अभी मैं मेरी फैमिली मम्मी थी, और अभी मैं जो मेरे फ्रेंड है और मेरे कजिन्स है मैं उनके साथ रहती हूँ। और मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आए हैं तो समाज को कुछ देना अपना फर्ज है, और वो देना चाहिए, क्योंकि जिंदा होने का प्रतीक हम दूसरों के लिए कुछ करें वही है। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं वहां से लेके मरने तक के अपना जो सफर रहता है वो एक स्वार्थ पे रहता है, मतलब हम स्वार्थी रहते हैं अपने लिए। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर इंसान वही है जो जिनका स्वार्थ अपने प्रति कम हो और वो दूसरों के लिए कुछ करे। और ये कास्ट पंचायत खत्म होने के बाद ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए, और ज्यादातर एक महिला होने के नाते वो चैलेंजेस ज्यादा आए। हाँ, तो इसीलिए तो उसी से मेरा सवाल है दूसरा मेरा, जो ये है कि क्या आपको लगता है कि एक महिला होने के कारण आपके स्ट्रगल्स कुछ और रहे और कुछ ज्यादा, क्योंकि आपने बताया आपकी कम्युनिटी में लड़कियों को लेके, एजुकेशन को लेके बहुत ज्यादा ही आगे नहीं थे वो लोग, और बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, आपके पेरेंट्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, इतना कि आपको आपके समाज से निकाल दिया गया। बट ये सब होने के बाद में फिर भी आज जब आप एक इंडिपेंडेंट वुमन के तौर पे, जिनके पीछे एक पूरा कम्युनिटी खड़ा है, आज भी क्या आपको लगती है ये बात कि शायद मैं महिला हूँ, इस वजह से मेरे स्ट्रगल्स कुछ और है? डेफिनेटली हम महिलाएं हैं इसलिए ये स्ट्रगल ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि भारत में जो महिलाओं का स्थान है वो हमेशा दुय्यम रखा है। और दूसरी बात की महिलाओं को स्ट्रगल ज्यादा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है कहीं ना कहीं वहां पे महिलाओं को जकड़ के रखा हुआ है, संस्कारों के नाम से झगड़ा हुआ है, इज्जत के नाम से झगड़ा हुआ है। तो ये सब जो समाज में फैलाव किया है, इज्जत हो गया, संस्कार हो गया, इनमें महिलाओं को कैसे कैद करके रखे वो अच्छे से काम किया गया है वहाँ कैद करने का। और दूसरा बात की महिलाओं को स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि हर जगह पे, हर स्टेज पे एक पुरुषी मानसिकता सब में है। और अगर हम सोचे महिलाएं ही महिलाओं को एक अलग वे में लेके जाती है और उनको गलत बोलती है, तो मतलब अपना जो भारत की संस्कृति है इन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा है कि महिला की ये दुश्मन बने। तो ये सब चीजें हैं। अगर हम देखा जाए कि बहुत सारे गाली है महिलाओं के ही नाम पे है, अगर हम बहुत सारे चीजों में महिलाएं आगे ना आए तो इसीलिए ये सब षड्यंत्र रचे हुए हैं और पुरुषों को प्राधान्य दिया जाता है इस देश में। और मुझे लगता है कि जो ज्यादा शोषित है मतलब कि महिला, और विद्रोह वही करेगी क्योंकि महिलाएं ज्यादा शोषित है इसलिए वो क्रांति ला सकती है। जब मुझे लगा कि गलत है, मैं ज्यादा शोषित हूँ, इसीलिए मैंने जात पंचायत और उनके जो गलत रूढ़ी परंपरा के खिलाफ आवाज उठाई। और मुझे लगता है कि हर महिला ये करना चाहती है और करेगी, लेकिन ये सब करते समय जो पुरुषी मानसिकता है उसको हर स्टेज पे झेलना होगा। मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दा आपने जो बोला, जो गाली देने का है, मुझे लगता है ये तो बदलना ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं कैसा समाज ही हमने बना दिया है जहाँ पे, और काफी रिसर्च ने प्रूव किया है कि जो भी इंसान गाली देता है वो मेंटली ठीक नहीं है, उसकी मेंटल वेलबींग ठीक नहीं है। तो हमें ज्यादातर लोगों से इस बारे में बात करनी चाहिए, और ये जो अंतर है पुरुष और महिला के बीच, इसके बारे में बात करने के लिए आज से बेहतर दिन हम नहीं चुन सकते थे, और इसीलिए ये मुद्दे पे आपसे चर्चा की। तो वही सब इतनी सारी बातें जो हमने कही, बट आपको क्या लगता है कि आज वुमेन्स डे के दिन पे आप कौन सा ऐसा एक मैसेज होगा जो आप अपनी सोसाइटी को देना चाहते हो? मैं नहीं कहूंगी कि औरतों से कहो, बिकॉज ये दिन सोसाइटी में बदलाव लाने का है। तो अगर हम विशिंग्स भी दे रहे हैं तो महिलाओं को तो हम देंगे, हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, बट समाज में बदलाव की जो क्रांति है हमें सोचना चाहिए कि आज के दिन से ही हम शुरू करें और हर चीज में बदलाव लेके आए। तो देखते हैं दुर्गा जी का एक वो मैसेज जो वो समझती है कि क्रांति ला सकता है। मैम ने बोला सही बात है, मैं सिर्फ वुमेन्स को ही नहीं, मैं बाकी सोसाइटी को भी मैसेज देना चाहती हूँ। मेरा स्ट्रगल रहा तो इस सफर में मेरे बहुत सारे अनुभव रहे हैं, और उन अनुभवों को देखते हुए मैं
आप सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे कि हम किसी को गाली देना ही गलत है सबसे पहले तो, और उसमें अगर महिलाओं के मतलब जो गालियां है अगर वो दे तो वो और गलत है। तो इसलिए हम वुमेन्स डे पे सभी सोसाइटी के लोगों ने एक निर्धार करना चाहिए, इसके बाद मैं वो वर्ड्स यूज नहीं करूं और मैं एक आदर से महिलाओं को देखूं। और दूसरी बात कि जो आज देश में समाज में महिलाओं को किस अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है वो दृष्टिकोण मैं चेंज करूं, और अगर हम अच्छे से देखेंगे तो हमें भी अच्छा मिलेगा। तो ये हमेशा उम्मीद रखें। और मैं सभी महिलाएं और सभी सोसाइटी के लोगों को एक संदेश देना चाहती हूँ। मैंने कुछ लोगों के लिए नहीं किया या समाज के लिए नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने लिए वो स्पेस बनाया, वो जिसको हम मराठी में मोकळा श्वास बोलते हैं, वो मैंने अपने लिए बनाया ताकि आगे की पीढ़ी, मुझे लगता है हम जो भी काम करेंगे वो आगे के पीढ़ी के लिए सोच के करना चाहिए। और मैंने वही मोकळा श्वास मेरे कम्युनिटी में तैयार किया कि दूसरी दुर्गा वहां पे खड़ी ना हो और वो जो जुल्म है वो ना सहे, और आज ही वो बंधन अगर हम तोड़ देते हैं तो आगे के पीढ़ी के लिए वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैंने जैसे अपने लिए एक मोकळा श्वास निर्माण किया है, आप सभी ने अपनी अपनी जगहों पे अपना एक मोकळा श्वास या हम तैयार करेंगे तो आपकी अगर आगे की पीढ़ी है उसके लिए वो अच्छा एक आजादी वाला पल हो सकता है और वो आजादी से जी सकते हैं। तो हमें अपने लिए नहीं लेकिन हमें लोगों के लिए भी सोचना उतना ही जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग लोगों के बारे में नहीं सोचते, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते या तर्क नहीं लगाते, वो मेरे ख्याल से उनकी बुद्धि मरी हुई है। अगर हम दूसरों के लिए सोचते हैं तो हम जिंदा हैं, ये हमारा जिंदा होने का प्रतीक है। और सभी महिलाओं को फिर से हैप्पी वुमेन्स डे, और हमें अपने लिए, अपनी आजादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए जरूर लड़ना चाहिए और वो माहौल जरूर क्रिएट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दुर्गा जी कि आपने हमें अपना टाइम दिया, और सभी व्यूअर्स से और जो हम मैसेज देना चाहते हैं, तो यूनिवर्सल रीच की जो ये पहल है जहाँ पे हम आपको ऐसी महिलाओं से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही काम किया है बिना अपने बारे में सोचे, तो हम ऐसी कहानियां और भी आप तक लाते रहेंगे। इनके साथ जुड़ने की, इन लोगों के साथ मिलके एक बदलाव लाने की जो ये चुनौती हमने उठाई है, इसे हम करके रहेंगे और उम्मीद है कि इस काम में आप सभी हमारा साथ दोगे। थैंक यू वेरी मच।